Hello students, today I am going to start a new chapter of Sociology, Chapter 1, Part 3. Please do like and subscribe my channel, share it with your friends so that you can get more further updates. तो हम बात कर रहे थे सोशलॉजी एंड कॉमन सेंस नॉलेज में कि क्या बौद्धिक ज्ञान है। तो हम देख चुके हैं कि किस तरह समाजशास्त्री या हम कह सकते हैं थियोलॉजिकल या फिलॉसफिकल एक तरीके से हमारा बौद्धिक वर्णन या निश्चित कर रहे हैं और ये एक इंडिविजुअल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हमें कैसे अपना व्यवहार प्राकृतिक कारणों में तय करना चाहिए। तो ह्यूमन बिहेवियर इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक तरीके से हमें विचारों का मध्ययन करने का बोल रहा है कि हमेशा हर किसी के विचार फिलॉसफी थॉट अलग होते हैं, हर किसी का एक इंडिपेंडेंट एक सोसाइटी है, एक समाज का हमें नेतृत्व करना है। तो ये भी हमें इसमें पता चलता है कि बौद्धिक ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कैसे हैं व्यक्तिगत तौर पे नॉलेज। और इसमें सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि हम जान सके कि मैं ये विचार कैसे रखता हूँ। तो ये एक समाजशास्त्री ही अपने विचार अपने विश्वास के पूर्ण रख सकता है और समाजशास्त्र एक तरीके से व्यवस्थित प्रश्नकारी बौद्धिक है और ये एक रिफ्लेक्ट करता है, एक ये वैज्ञानिक कार्यविधि एक महत्व है जो कि हेल्प करता अपने विचारों अपने जितने भी आपके परिमर्श हों उनको आगे रखने के लिए ताकि ये आगे वर्क कर सकें। इसके आगे ये एक्टिविटी है, ये आपकी बुक में है, ये आप बुक से देखिएगा कि क्या लिखा है। फिर इसके बाद आते द इंटेलेक्चुअल आइडिया दैट वेंट इनटू मेकिंग ऑफ सोशलॉजी। तो प्रकृति विकास में वैज्ञानिक सिद्धांतों और प्राचीन यात्रियों द्वारा की खोज के लिए हमने ये समाजशास्त्र को दिया था एक मुकाम। चाहे वो अर्ली ट्रैवलिंग हो, चाहे कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे सोशलॉजी हो, चाहे सोशल एंथ्रोपोलॉजी हो, ये एक तरीके का कैटेगराइजेशन है, एक तरीके का विश्वास है लोगों के लिए। तो इसमें देखिए कर्नल मैक्स और हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये आधुनिक काल मॉडर्न सोसाइटी में जैसे समाज में पहले शिकारी होते थे, उनकी बहुत सारे गैदरर्स होते थे, टोलियाँ या संग्रहकार या पेस्ट्रॉल रहते थे, चारवाहे या एग्रीगेन कृषक या एक एग्रीगेन नॉन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन या टाइप ऑफ मॉडर्न सोसाइटी सच इंडस्ट्रियल सोसाइटी आधुनिक समाज या हम कह सकते हैं औद्योगिक समाज। तो इस प्रकार के विकास और दर्शन में यह माना जाता है कि इसका रूप ज़्यादातर प्रगतिशील एवं सभ्य था। तो गैर परिश्रमी समाज को भी अस्पष्ट था कि ये क्या विकसित हो रहा है, क्या हम बारबेरियन हैं, क्या हमारी सोसाइटी डेवलप्ड है या हमारा इंडियन कॉलोनियल स्टेट किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है। तो बहुत पीछे जब हम इतिहास में अंग्रेजों के उसमें उपासनाद में जाते हैं तो हमारा पुष्टिकरण ये होता है कि समाज का बोध होना, टू नो द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। तो जब हम ब्रिटिश और कॉलोनी में जाते गो फार बैक हिस्ट्री एंड कॉलोनिज्म में तो भी हम यही देखते हैं कि क्या रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले हमने देखा डार्विन की आइडियाज़ ऑर्गेनिक एवेल्युएशन में। तो डार्विन के जीव विकास के विचारों में हमने एक दृढ़ता देखी कि समाज एक जीवित जैववर्त या ऑर्गेनिक तुलना की जाती है, जिसमें एक तरीके की उन्होंने थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो जीवन में तुलना तो की जाती है और समाज में व्यवस्था में हम कह सकते हैं भागों के रूप में दोनों के तरीके हैं। तो सामाजिक संस्थाएं जैसे परिवार हो या स्कूल हो या एक तो चाहे वो इनलाइटमेंट हो जो कि हम कहते हैं ज्ञानोदय या हम कह सकते बौद्धिक आंदोलन में है या जानकारी भी उत्पन्न करना अवस्थाओं में और एक साथ ही उसको बढ़ाना दृढ़ निश्चय करना। तो चाहे वह गरीब हो या वह अमीर हो या वह प्राकृतिक एक पॉवर्टी लाइन में रह रहा हो व्यक्ति या वो एक प्राकृतिक नेचुरल फिनोमेना में हो या वो एक सोशल प्रॉब्लम से जूझ रहा हो
या वो एक तरीके का इग्नोरेंस है और उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा, उसमें जानकारी ही नहीं है। तो गरीब जो भी कुछ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है या एक सामाजिक समस्याओं के रूप में हमें देखना चाहिए, तो जो भी मानवीय है और जो भी गरीबी है, तो इसका हमें निरंतर अध्ययन करना चाहिए कि ये गरीबी क्यों हो रही है। तो हमें इसका मेन कॉज क्या है, इसका डिस्कस करना चाहिए। तो प्रारंभ में तो आधुनिक काल में हमने इसके विचार करे हैं और इसके सुझाव भी निकाले हैं। तो चाहे वो 1789 और 1857 तक, जब हम देखते हैं फ्रांसीसी थे या दूसरे लोगों ने हमारे देश पे कब्जा करके रखा था, तो आखिर इसका मेन काम प्रॉब्लम था क्या। तो ये भी हमारा वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी या मानव कल्याण के योगदान के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद हम देखते द मटीरियल इनटू द मेकिंग ऑफ सोशलॉजी। तो क्या मुद्दे थे जिसमें एक समाज शास्त्र की रचना हुई। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो क्या है, तो ये एक नए गतिशील आर्थिक एक तरीके से डायनामिक फॉर्म था, इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, पैसा ज़्यादा लगना था, ड्रिविंग फोर्स थी और एक तरीके से नया उद्योग जगत खुल रहा था, पूरे विदेशों में कैपिटलाइजेशन इन्वॉल्व थी, न्यू एटीट्यूड था, न्यू इंस्टीट्यूशंस थे, एंटरप्रेनर्स थे, न्यू प्रॉफिट गेनिंग एबिलिटी थी सोसाइटी की, एक नया तर्क था, लोग जीने के लिए लोगों में अधिकांश लोग गांवों में वो निकल के बाहर आए और इंग्लैंड पहुँचे और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये ऑर्डर समझने की उन्होंने कोशिश करी। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने पूरी लाइफ चेंज कर दी इंग्लैंड की, चाहे वो एग्रीकल्चर मैटर हो, चाहे वो एक तरीके से हम कहें इंडस्ट्रियलाइजेशन एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स मैटर हो। तो जितने भी गांवों में लोग रहते थे तो वो बाहर निकलने लगे, अलग अलग काम करने लगे, जैसे ओन इंडियन विलेज में भी पीजेंट, लैंडलॉर्ड या हम कह सकते ब्लैक लेदर वर्कर, जो कि ये कुम्हार या ये श्रमिक लोग जितने भी थे, तो ये भी अपनी परिभाषा स्पष्ट करते हैं और इनकी भी विशेषताएं बदल गई थी, पोजीशंस बदल गई थी, नई व्यवस्था आ गई थी, एक प्रमुख मूल्य मंच मिल गया था सबको, चाहे वो एक कोई प्रतिष्ठित काम होना या एक स्थान में कार्य करना या एक ऑर्थोडॉक्स या नई इन्वायरमेंटल हेरिकरी बाउंड्री में आना। तो ट्रेडिशनल सोसाइटी एक तरीके का इंडस्ट्रियलाइजेशन बना, फंडामेंटल एस्पेक्ट बना, एक प्रोडक्टिव कंटेक्स्ट बना, चाहे वो विलेज हो, चाहे गाइल हो, चाहे फैमिली हो, एक थिंकिंग एबिलिटी बनी, एक क्राफ्ट्समैनशिप का काम यहाँ पर केंद्रित हुआ। तो चाहे वो अर्बन सेंटर हो, जिसको हम कहते हैं नगरीय केंद्र का विकास, विस्तार हुआ, ये एक्सपेंड हुआ, ग्रू हुआ, और हम ये भी मान सकते शहर बदला, लेकिन औद्योगिकरण में सबसे पहले स्वरूप अलग था और इसमें जैसे फैक्ट्रियां थी, धुआंएं, ये सब श्रमिक भीड़ भाड़ वाली वस्तुएं, गंदगी, सफाई, नियंत्रित अभाव रहा। तो सामाजिक अतिक्रय तो हम मान सकते एक हिंदी फिल्म का सॉन्ग है ये, जो कि आपके बहुत प्यारा सा सॉन्ग दिया हुआ है बुक में। तो ये है ए दिल ये मुश्किल जीना यहाँ, ये भी आप पढ़ सकते हो कि क्या इसका मतलब क्या है। ये बहुत प्यारा गाना है बुक का, तो ये मैं गा के तो नहीं बताऊंगी, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हे प्यारे दिल, जो यहाँ प्रेफेस है, ये ज़िंदगी मुश्किल है, अगर तुम खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम किस रास्ते पर जा रहे हो। मेरे प्यारे, ये मुंबई है जहाँ बहुत ही बड़ी इमारतें तुम्हें मिलेंगी और ट्रेनें मिलेंगी, वाहन मिलेंगे, कारखाने मिलेंगे, इंसानियत भरे दिल को छोड़कर तुम्हें यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो इंसानियत का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है, पर जो भी उसका कोई मतलब नहीं है, ये एक शक्ति है पैसा, और ये एक चोरी है, एक विश्वासघात है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम अमीर लोगों के, एक तरीके से गृहवीने लोगों का आवरा व्यक्तिगत तौर पे हंसी उड़ाते हैं, लेकिन जब वह दूसरों के गले काटते हैं तो वह कार्य को कार्य का नाम देते हैं।
तो ये बहुत प्यारी यहाँ पर एक्टिविटी दी है। फिर ये बताया कि क्या यहाँ पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट होता था। तो जो भी यहाँ पर अंग्रेज खाने रहते थे, तो भारतीय यहाँ पर ब्रिटिश इंडस्ट्रीज मिलके एक सब्सटेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर करती थी। तो द फैक्ट्री एंड द मैकेनिकल डिवीजन ऑफ लेबर्स वाज सेट टू डिस्ट्रॉय द पीजेंट। कारखाने या श्रम विकास में अफसरों, किसानों, दस्तावेज हाथी परिवारों के लिए ये कार्य कर रहे थे। तो कारखानों में बहुत कठोर नियंत्रण होता था वर्कर्स की। तो ये भी मान सकते हैं कि कठोर तो नियंत्रण था, जेलों जैसा था। और नए समाजों को भरने के लिए एक संकेत कार्य का घड़ा ही बहुत कुछ था। संगठन था, शब्दावली थी, तेजी से यहाँ पर काम की शुरुआत हो गई थी। परिश्रम था, एक तरीके से हम कह सकते हैं सामाजिक कर्तव्यों के आधार पर कारखानों का उत्पादन था। और सेक्युलर डेज के हिसाब से। तो ये भी हमें एक नया सोच और नए तरीका देता है समझने का कि आखिर यहाँ पर उस समय चल क्या रहा था और हो क्या रहा था इस दौरान। तो जब हम आगे इसमें बात करते हैं कि कैसे एम्प्लॉयज़ ने अपना डे स्पेंड करा, टाइम इज़ नॉट फॉर मनी, इट इज़ नॉट पास्ट बट स्पेंड। फिर इसके बाद एक्टिविटीज़ हैं 2 जो कि आप अपनी बुक में देख सकते हैं। देन हमारा पार्ट 8 है कि वाई शुड वी स्टडी द बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशलॉजी इन यूरोप। तो हमें यूरोप, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। थैंक यू।